नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। हरियाणा पीसीएस के पेपर सॉल्विंग में आप सबका मैं डीके पांडे आपका स्वागत करता हूं दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, हम लोग हरियाणा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास विषय से जो भी प्रश्न आए हैं उनके बारे में 2021 वाले सेशन से शुरू करते हैं। यानी 2021 में जो प्रश्न आए हैं सबसे पहले उसको देखते हैं, फिर सीक्वेंस में चलेंगे। इस तरह से बहुत सारे बच्चों की डिमांड पर यह सेशन शुरू किया गया है। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न की व्याख्या करते हैं। इन प्रश्नों को करने से आपका ज्ञानवर्धन, डिसीजन मेकिंग, बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी। इसका लाभ लें और आने वाली परीक्षाओं को बढ़िया से दें, सक्सेस हो। ठीक बच्चों, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है ये, निम्नलिखित में से भारत में मंदिर स्थापत्य कला की 3 प्रमुख परंपरागत शैलियां कौन सी थीं? ए विकल्प नागर, कलश एवं मंडप। बी विकल्प बेसर, द्रविड़ एवं रथ। सी विकल्प नागर, बेसर एवं द्राविड़। और डी विकल्प नागर, विमान एवं शिखर। बच्चों, प्रश्नों को बहुत कूल माइंड होकर पढ़ना होगा आपको। यह पेपर सॉल्व करके आपके सामने रखने का उद्देश्य यह है कि बच्चों में एक कल्चर डेवलप हो जाए पेपर सॉल्व करने की। कूल माइंड होके क्वेश्चन को पढ़ें, सोचें, फिर विकल्पों को देख करके आंसर को क्लिक करें। ज्ञान होते हुए निर्णयन क्षमता यदि नहीं अच्छी रहती तो प्रश्न गलत हो जाते हैं। ये 4 विकल्प आपके सामने आए, इन 4 विकल्पों में सही विकल्प सी है। इसको थोड़ा सा हम मैप के थ्रू आपको समझाते हैं। इनको आप देखो, कोशिश करो कि भारत में जो उत्तर भारत में नागर शैली है, इधर कृष्णा तुंगभद्रा के एरिया में बेसर शैली है और ये द्राविड़ शैली है। तो इस तरह से ये 3 शैलियां हैं भारत में मंदिर निर्माण की। 3 शैलियां। उत्तर भारत में नागर शैली, जिसमें शिखर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दक्षिण भारत की जो शैलियां हैं, दक्षिण भारत की शैली की प्रमुख विशेषता है बेटा गोपुरम, यानी मंदिर का प्रवेश द्वार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सबके उदाहरण जैसे लिंगराज का मंदिर, उड़ीसा के मंदिर, इसे नागर शैली का उदाहरण है। द्राविड़ शैली के बृहदेश्वर मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कैलाशनाथ मंदिर पल्लवकालीन। बेसर चालुक्य शैली इसको कहते हैं। बेसर बेसिकली नागर प्लस द्राविड़ का मेलन है। वैसे बेसर का अर्थ होता है खच्चर, लेकिन आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह कृष्णा तुंगभद्रा के क्षेत्र में विकसित ऐसी शैली है जिसमें नागर और द्राविड़ दोनों शैली की विशेषताएं पाई जाती है। होयसलेश्वर मंदिर इसका उदाहरण है। यानी आप मैप के थ्रू समझ जाओ कि उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली विकसित हुई उस शैली को हम नागर शैली कहते हैं। इसमें शिखर प्रमुख रूप से है, उल्लेखनीय चीज है। फिर बेसर शैली, इसमें नागर और द्रविड़ दोनों का है। आकार में अगर आप देखो तो कुछ आकार, ऊपरी आकार नागर शैली के, बीच के आकार को द्रविड़ शैली के रूप में भी देख सकते हो आप दोनों को। इन दोनों शैलियों का मिक्सर इसमें दिखाई देता है। फिर तीसरी द्राविड़ शैली, इस शैली में गोपुरम यानी जो मंदिर के प्रवेश द्वार वगैरह होते थे बच्चों, उन प्रवेश द्वारों को बहुत खूबसूरती से सजाया जाता था। इसमें नक्काशी की जाती थी और कैसे लोग इसको सजा सजा कर दिखाते थे। बहुत तरह के अलंकरण इस पे बनाए जाते थे। अगर आप कभी दक्षिण गए हो तो देखेंगे कि कितनी खूबसूरत नक्काशी और सजावट, सौंदर्य का आभा मंडल विस्तृत होता है, और ये गेट में प्रवेश के लिए। तो गोपुरम इनकी बहुत बड़ी विशेषता। इस पे विमान शैली भी होती है। अगर आप इसको देखो तो मैप के थ्रू भी आप इसको आप देख सकते हो कि कैसे नागर शैली कैसे बनती है। और ये अब इसमें क्या है कि ये
तिकोना हो जाएगा। ये इसमें इसके सपाट शिखर ये नागर शैली के, इसमें एक पिरामिड नुमा आकृति होती है। तो ये वर्गाकार होते हैं या आयताकार होते हैं, तो दोनों की विशेषता को आप देख सकते हैं कि कैसे ये शैलियां हैं। तो ये 3 शैलियां विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी जाती हैं, इनको आप दिमाग में रखो। ये प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए बहुत उपयोगी है। मेंस में बाकायदे इनको और बढ़िया सा चित्र बना करके इनकी विशेषताओं को आपको पुट करना होगा, वो आपको करवाया जाएगा धीरे धीरे करके। तो इससे किस तरह से, अब आप इसको ट्रिक है तो प्री का पेपर, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक और दे देता हूं कि जैसे इस ढंग के क्वेश्चन अगर आपको लिखने के लिए आएंगे मेंस में, प्रीलिम्स में तो आपने तुरंत देखा और नागर बेसर द्रविड़ क्लिक कर दिया। मेंस में जब आएंगे तो आपको कई ढंग से एक्सप्रेशन देना होगा ताकि आपको 80-90% मार्क्स मिल जाए, तो डिप्टी कलेक्टर बनने में कोई बाधा ना आए, आपको इजीली बन जाए। उसके लिए यही कि हर चीज पे बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी। इसको आप देखेंगे मैप के थ्रू, आप आधा ही मैप बनाइए, छोटा सा मैप बनाइए, उसमें नागर को ऊपर दिखा दीजिए, बेसर को बीच में, द्रविड़ को ऐसे, 1 नंबर तो वैसे ही बढ़ गया 2 नंबर। फिर उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन दिए आप, ठीक है, फिर नागर और बेसर द्रविड़ के आप जो है थोड़ी थोड़ी सी चित्रकारिता, मंदिर का चित्र टाइप का बना दो आप, इसमें शिखर है, नागर में पिरामिडाकार है, ये द्रविड़ में है, बेसर में जो है दोनों का मिक्सर है। तो ये तो 1-2 नंबर और बढ़ गए। फिर तीसरे चरण में आपने उसकी कुछ विशेषताओं को लिख दिया। बाद में गोपुरम के साथ साथ इसमें कल्याण मंडप बनने शुरू हो गए, इसका भी विकास हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा विकास को भी आप दिखा देंगे। तो इस तरह से मेंस का भी पूरा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। मेंस में थोड़ा सा और आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। तो ये इजी क्वेश्चन है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गांधार कला शैली का प्रतिनिधित्व करता है? बोधिसत्व, शाक्य मुनि, सोए हुए बुद्ध, स्पर्श बुद्धि, ये सब सारी चीजें तो सब कॉमन सी चीज है। ये जो चीजें हैं बामियान में बुद्ध की जो मूर्तियां, जिनको मुल्ला उमर जो तालिबानी था उसके कहने पर बामियान की मूर्ति को तोड़ दिया गया, जो अफगानिस्तान में संयोग से, दुर्भाग्य से फिर से अब जो है अफगानिस्तान में वही हुकूमत कायम हो गई है। तो बामियान जो है ये गांधार कला शैली का प्रतिनिधित्व करता है। इसको आप देख सकते हैं, गांधार, बामियान और जेद्दा, पुष्कलावती, तक्षशिला, गांधार, ये सारे जो क्षेत्र हैं ये गांधार शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधार शैली कैसी थी बच्चों? गांधार शैली यथार्थवादी शैली थी, रियलिस्टिक अप्रोच वाली शैली थी। इसमें बुद्ध की जो मूर्तियां बनी हों वो बिल्कुल मानवाकृति में बनी है, और इसकी तुलना बुद्ध की ग्रीक देवता अपोलो से भी की जाती है। इनकी मूर्तियों की तुलना जो बनाई जाती है तो ग्रीक देवता अपोलो से भी की जाती है। तमाम मुद्राओं में बुद्ध की मूर्तियों का चित्रण किया गया है, काले स्लेटी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। प्रारंभ में ऐसा माना जाता था बेटा कि बुद्ध की पहली मूर्ति गांधार शैली में ही बनी है, लेकिन डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस बात को खारिज किया और उन्होंने अपने रिसर्च के आधार पर, अनुसंधान के आधार पर, नवाचार के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि नहीं, बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा शैली में बनी, और मथुरा शैली प्राचीन शैली या यूं कहे कि भारतीय शैली है, भारतीय शैली है। इस तरह से भी हम इनको देख सकते हैं कि यह भारतीय शैली है। इज इट क्लियर? तो इस तरह से मथुरा शैली की खास बात क्या है? मथुरा शैली में आध्यात्मिकता है, आत्मनिष्ठता है, और इसमें लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया, लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है, और ये भारतीय शैली का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि गांधार शैली पर पश्चिम का प्रभाव दिखाई जाता है, इसलिए इसे ग्रीक बुद्धिस्ट शैली के नाम से भी जानते हैं। इंडो जो है बैक्ट्रियन शैली से भी हम इसको जानते हैं। तो इस तरह से गांधार और मथुरा शैली को हम देख सकते हैं। ये प्राचीन काल की मूर्ति निर्माण की 2 प्रमुख शैलियां थी, जो बेसिकली मौर्योत्तर काल में
कनिष्क के काल में, कुषाण शासक था कनिष्क, कनिष्क के काल में जो है गांधार कला शैली अपने विकसित रूप में आती है, जब विभिन्न मुद्राओं में अभय मुद्रा, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा की स्थिति में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण होता है। बुद्ध सूट भी पहने हुए हैं, जूता भी पहने हुए हैं, मूंछ है, चेहरे पर जो आभा मंडल है वो मानव जैसा है, लेकिन मथुरा शैली में हम देखते हैं बहुत उसमें दिव्यता, प्रभावोत्पादकता दिखाई देती है, आध्यात्मिकता दिखाई देती है, बहुत प्रभावी रूप में आती है। तो इस तरह से प्रभावोत्पादकता दिखाई देती है, आध्यात्मिकता दिखाई देती है, आभा मंडल विस्तृत होता है। ये भारतीय शैली की विशेषता है। जबकि गांधार शैली में एक रियलिस्टिक अप्रोच, यथार्थवादी अप्रोच में बुद्ध की शरीर को दिखाया गया। इवन बुद्ध को जूता पहने भी दिखाया गया है, मूंछों में दिखाया गया है। तो रियलिस्टिक और आइडियलिस्टिक, यथार्थवादी, आदर्शवादी, ये दोनों के अंतर को भी आप देख सकते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुई। बाद में अन्य शैलियां जैसे संगमरमर से मूर्तियों के निर्माण की अमरावती शैली विकसित हुई दक्षिण भारत में, आप देख सकते हो, विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें भी कैसे मूर्तियों का सुंदर संगमरमर के प्रयोग से सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया जाने लगा। इस तरह से एक और शैली सामने आती है। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं इसको, इस प्रश्न का उत्तर ए विकल्प सही है। मैं विश्लेषण कर रहा हूं, इस विश्लेषण से आपको मेंस का भी थोड़ा बहुत फायदा मिल जाएगा, क्योंकि विश्लेषण का मतलब यह कि बच्चा एक प्रश्न सॉल्व करे तो कई प्रश्न इसको मिल जाए। तो अच्छे से इनको समझते हुए आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन पे चले बच्चों हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से प्राचीन भारत में लेखकों एवं पुस्तकों का कौन सा गलत मिलान है? शूद्रक की मृच्छकटिकम बिल्कुल सही है। शूद्रक की मृच्छकटिकम जो रचना है, ये एक तरह से आप देखो ऐसी रचना है मौर्योत्तर काल की, जिसमें पहली बार इस ग्रंथ में मध्य वर्ग का उल्लेख है। मध्य वर्ग का उल्लेख है, मिडिल क्लास का उल्लेख पहली बार। सोचो बेटा, प्राचीन काल में कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें जो है मध्य काल का उल्लेख हो, विशेष रूप से उल्लेख नहीं माना जा सकता। इसको ऐसे देखते। अगला क्वेश्चन, रघुवंशम कालिदास, ये कालिदास की रचना है। ये कुमार संभव, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्शिव्यम, कुमार संभव, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत सारी रचनाएं हैं कालिदास की, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, भी कहा जाता, भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। झट क्लियर। बुद्ध चरित्र, अश्वघोष का बुद्ध चरित्र भी बुद्ध के बारे में बहुत सारी बातों को बताता है। किस तरह से अश्वघोष एक बहुत बड़े विद्वान थे बौद्ध दर्शन और धर्म के। इन्होंने बहुत सारे बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र मगदलान से संबंधित चीजों को इन्होंने लिपिबद्ध किया है, लिखा है। और ये चतुर्थ बौद्ध संगीत जो कनिष्क काल में हुई थी वसुमित्र की अध्यक्षता में, तो उसमें इन्होंने उपाध्यक्षता की थी। ये वसुमित्र के शिष्य हैं। कादंबरी, हर्षवर्धन, ये गलत है। तो प्रश्न में क्या है, कौन सा गलत है? तो ये गलत है। कादंबरी किसकी रचना है बेटा? कादंबरी बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट ने बेटा 2 ग्रंथों को लिखा। पहला है हर्षचरित। हर्षचरित, हर्षचरित पहली रचना है। हर्षचरित में हर्षवर्धन के बारे में पूरा विश्लेषण मिलता है कि हर्षवर्धन किस तरह से शासन करता था, क्या खास बात थी, उन सब का वर्णन मिलता है। इसके अलावा एक दूसरी रचना इसकी थी कादंबरी। ये भी एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। क्लियर हो गई बात? जहां तक हर्षवर्धन की बात है, हर्षवर्धन ने भी 3 रचनाएं लिखी। पहला अगर आप देखो तो कहा जाता है कि हर्षवर्धन 3 ग्रंथों को लिखा। प्रियदर्शी का, नागानंद, प्रियदर्शी का और नागानंद, ये विशेष रूप से 2 ग्रंथ हैं। एक और इनका एक और ग्रंथ है जिसको आप अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, लेकिन एक ग्रंथ इनका और है। तो हर्षवर्धन ने भी 3 ग्रंथों, रत्नावली आ गया, रत्नावली। फैक्ट्स इतने ज्यादा रहते हैं बेटा कि थोड़ा सा
अपने दिमाग के वेबसाइट पर आप प्रश्न को डालोगे तो जैसे इंटरनेट टाइम लेता है वैसे दिमाग भी टाइम लेगा। तो कभी पेशेंस मत खोना। एग्जाम देते समय भी ध्यान रखो कि अगर कोई चीज नहीं आ रहा, आपने डाल दिया ना दिमाग में, तो वो जाके सर्च करके आएगा। यही तो माइंड की खूबसूरती है। न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे और सूचना आपको देंगे। अगर आप ईमानदारी से पढ़े होगे तो आ जाएगा बिल्कुल साफ। तो ये 3 रचनाएं थी। तो ये रचना हर्षवर्धन की नहीं है, ये बाणभट्ट की है। तो इस तरह से आप कादंबरी तो जाने ही, हर्षवर्धन की भी 3 रचनाओं को दिमाग पर रखो कि आने वाला प्रश्न क्या हो जाएगा, इनमें से 3 में से मिलाने से संबंधित कोई आ जाएगा तो उनको भी आप दिमाग में रखो कि अच्छा ये इससे संबंधित है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, तो इस तरह से इनको हम देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राक हड़प्पा संस्कृति नहीं है? प्राक हड़प्पा का मतलब होता है बेटा हड़प्पा के पहले। हड़प्पा के पहले, पहले का अर्थ यहां आप अच्छे से समझो। हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, एक विकसित नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने किया था। यद्यपि चार्ल्स मैसन ने इसके टीलों का अन्वेषण किया लेकिन जान नहीं पाए। अब जब जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक बने तो उनके अंडर में दयाराम साहनी ने काम करना शुरू किया और सौभाग्य से भारत की सभ्यता की खोज एक भारतीय के द्वारा ही की गई। जब 1921 में इन्होंने रावी नदी के किनारे स्थित पूरा स्थल को खोज करके हमारे आत्मबल, हमारे आत्मगौरव, हमारी पहचान को 1000 वर्ष पीछे ले गए कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने एक सुंदर नगरीय सभ्यता का निर्माण किया था, जिसके नगर नियोजन को देख करके समकालीन सभ्यताएं तो जो उसके सामने टिकेंगी ही नहीं। यह भी कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में लंदन और पेरिस भी इसके सामने फीके थे। सोचिए आप कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान और प्रतिभावान थे कि एक नगरीय सभ्यता को विकसित की। इज इट क्लियर? तो इसमें क्या है कि इस विकसित नगरीय सभ्यता के पहले का जो चरण है, कम विकसित वाला, उसे ही हम प्राक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और जब हड़प्पा के उद्भव की बात की जाती है तो बहुत सारे इतिहासकार और लगभग अब सर्वसम्मति सी बन गई है कि प्राक हड़प्पा सभ्यता ही विकसित होकर हड़प्पा सभ्यता बन गई है। और इस प्राक हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमाण मिलते हैं वो हमें आमरी से मिलते हैं, सोथी जो बीकानेर में विकसित हुई उससे मिलते हैं, कोटदीजी से मिलते हैं। झोब संस्कृत जो है ये बाद की है, इसलिए यहां से हमें प्रमाण नहीं मिलते। तो प्रश्न में यही है कि प्राक हड़प्पा संस्कृति नहीं है तो झोब संस्कृति नहीं है। कोटदीजी से भी हमें चार दीवारी रक्षा प्राचीर के प्रमाण मिलते हैं। सोथी संस्कृत में द्विरंगी अलंकरण मृदभांड के प्रमाण, आमरी से भी हमें जो भवन निर्माण के बारे में प्रमाण मिलते हैं उनमें भी हम खोज सकते हैं, देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि इन्हीं विभिन्न प्राक हड़प्पा संस्कृतियों के समेकन से, एकीकरण से, सम्मेलन से हड़प्पा सभ्यता विकसित होकर सामने आई। तो इस तरह से भी हम इनको देख सकते हैं कि कैसे ये सभ्यता सामने आती है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न, सातवाहन काल में किस भाषा की राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता? संस्कृत, प्राकृत, तेलुगु, तमिल। तो प्राकृत भाषा उनकी राजकीय भाषा थी, राजकीय भाषा थी। इज इट क्लियर? तो सातवाहनों ने राजकीय भाषा, सातवाहन वंश शुरू होता है सिमुक से। जब सिमुक ने सुशर्मन नामक कर्ण शासक का अंत किया और सातवाहन राजवंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। मैप के थ्रू जानने की कोशिश करें बच्चों। मैप के थ्रू आपको जब हम पढ़ाएंगे तो 99.99% प्रश्न सही होने की संभावना रहेगी, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि आखिर प्रतिष्ठान है कहां, कहां से इनकी राजधानी के बारे में हम अनुमान कर सकते हैं कि इनकी राजधानी प्रतिष्ठान यहीं होगी, कहां होगी। तो इस तरह से दिमाग में बैठे रहे। गोदावरी नदी के किनारे है प्रतिष्ठान। किसके किनारे है बेटा? गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी।
तो आप मैप के थ्रू जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, आजकल देखो आप क्वेश्चन का नेचर थोड़ा बदल रहा है, बदलने के संदर्भ में क्या हो रहा है बेटा कि अब प्रश्न, इतिहास के प्रश्न को ज्योग्राफी से जोड़कर पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी के प्रश्न को इतिहास से जोड़कर पूछा जा रहा है। यही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, इंटीग्रेटेड व्यू है। ये व्यू आपके माइंड में होना चाहिए कि जब भी आप किसी पुरास्थल को पढ़ो, क्वेश्चन भी हल करो, तो आपके दिमाग में तुरंत उसकी जियोग्राफी क्लिक कर जाए। इस बार आईएएस के प्रश्न में अजंता पे प्रश्न पूछा गया है और उसको ज्योग्राफी से जोड़कर प्रश्न पूछा गया है। तो आपके दिमाग में अब होना चाहिए कि जब आप स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो या हम लोगों के माध्यम से स्टडी करो, तो इसको आप देखो कि कैसे ज्योग्राफी से जोड़, पूरे इंडिया का मैप आपके माइंड में होना चाहिए, वर्ल्ड का मैप माइंड में होना चाहिए। कैसे सिलेक्शन नहीं होता है, कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा। इस तरह से मैप के थ्रू जब आप स्टडी करेंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, आपके दिमाग में रहेगा अच्छा वो प्लेस तो वहां है, उससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है। अच्छा, ये इसका एक फायदा और है कि ज्योग्राफी से जोड़कर आप पढ़ेंगे तो इतिहास के साथ आपकी ज्योग्राफी भी थोड़ी बहुत तैयार हो जाएगी, 10-15% तैयार हो जाएगी। तो टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। इस तरह से भी इनको हम देखकर काम करेंगे, ठीक है। तो प्राकृत इनकी भाषा थी। एक खास बात और प्राकृत के बारे में बता दूं बेटा कि अशोक के सभी अभिलेखों में, अच्छे से समझें, सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। लिपियां तो अलग अलग थीं, लिपियां कहीं ब्राह्मी, कहीं खरोष्टी, कहीं अरामेक, कहीं ग्रीक है बेटा। शहबाजगढ़ी मानसेहरा में खरोष्टी लिपि है, सरेकुना में ग्रीक और जो है अरामेक लिपि है, इधर पूर्व की ओर ब्राह्मी लिपि है। तो लिपियों की भिन्नता तो है, लेकिन सभी अभिलेखों की भाषा जो है वो प्राकृत है। प्राकृत थोड़ी सी संस्कृत से इजी भाषा है, सहज सरल भाषा के रूप में है। आप देखो कि पाली और प्राकृत, पाली में बुद्ध ने उपदेश दिया, क्यों? क्योंकि पाली बहुत सहजता से समझ में आती है, इजीली समझ लेते हैं आप। संस्कृत थोड़ी क्लिष्ट है, लेकिन संस्कृत देववाणी है। संस्कृत क्या है? देववाणी है। अभी भी बेटा आपको प्राउड फील होगा कि आपके पूर्वजों ने ऐसी भाषा विकसित की। वो ये कि आप देखो कि जो टॉकिंग कंप्यूटर बनाने वाली बात चल रही है दुनिया में, कैसे आप ऐसे छोटा सा कंप्यूटर लेंगे और उस कंप्यूटर को आप क्लिक करेंगे, वो सारी आवाज लेगा आपको, क्योंकि आपको टाइप करने में टाइम लगेगा। टाइम नहीं है, टाइम का इंपॉर्टेंस है। टॉकिंग कंप्यूटर में सबसे ज्यादा साइंटिफिक, जिसका प्रोनाउंसिएशन और उस प्रोनाउंसिएशन से क्या एक्सप्रेशन हो रहा है, इतना साइंटिफिक संस्कृत में है कि आप सोच नहीं सकते। अंग्रेजी वगैरह कहीं नहीं टिकती। तो यह संस्कृत का इंपॉर्टेंस है। तेलुगु आंध्र प्रदेश में स्पेशली अगर आप देखो तो विजयनगर के साम्राज्य में, और तमिल जो है ये चोल शासकों के काल में विशेष रूप से उल्लेखनीय भाषा थी। ठीक, तो इस तरह से हम इनको देख सकते हैं कि सातवाहनों की भाषा प्राकृत थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर अशोक के स्तंभ पाए गए हैं, पिलर पाए गए हैं? तो सांची, इज इट? बिल्कुल क्लियर है। सारनाथ, लौरियानंदन, ये तीनों से पाए गए। आप देखो तो सांची से स्तूप भी पाए गए हैं। ठीक, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे इनके जो है अभिलेख विशेष रूप से उल्लेखनीय माने गए हैं। इनको आप देख सकते हैं। अमरावती जो है, यहां से आप देखो तो अमरावती का जो है मूर्ति स्तूप के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है। आंध्र प्रदेश में है ये। तो आप देखो तो स्पष्ट रूप से आप कह सकते हो कि अमरावती जो है वो स्तूप के लिए है। सांची में भी स्तूप मिले, ऐसा नहीं है, लेकिन सांची अभिलेख भी, सांची से हमें अभिलेख भी मिले। इसके अलावा हमें सारनाथ से भी अभिलेख मिले हैं, लौरिया नंदन से भी हमें अभिलेख मिले हैं। तो सिर्फ एक ये भी नहीं है सही, सिर्फ 1 और 2 ये भी नहीं है सही। अब क्या सही होगा? ये सही होगा।
उपरोक्त सभी नहीं है, क्योंकि ये सब गलत है। अमरावती स्तूप के लिए है। तो आप इंफॉर्मेशन सही रखोगे तो प्रश्न पढ़ते ही विकल्प आपके दिमाग में आ जाएगा कि हां, अमरावती तो स्तूप के लिए जाना जाता है। इक्ष्वाकु वंशों ने, ये शासकों ने ये काम किया था। तो जब आप स्तूप, विहार, चैत्य का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्तूप जो क्या होता था, उल्टे कटोरे की आकृति जैसी होती थी। ये हर्मिका है, इसके नीचे छत्र है, इसे हम अंड कहते हैं। और ये हर्मिका है, सबसे पवित्र स्थल है, वो सबसे पवित्र पार्ट है। इसके चारों ओर वेदिकाएं, रेलिंग बनाई जाती थी, ठीक है। इसके चारों ओर लोग घूमते थे। ये एक चूंकि पूजा स्थल के रूप में श्रद्धा का केंद्र था, इसलिए भी इसको देखा जाता है। इस तरह से सांची, सारनाथ, ये सबको हम देख सकते हैं। अमरावती में सिर्फ स्तूप मिले हैं, किसी स्तंभ के प्रमाण नहीं मिले हैं। जब मौर्य काल की आप डिटेल में स्टडी करोगे, अशोक के अभिलेखों को पढ़ोगे, तो इसमें तीनों चीजों को, कि शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, ये शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख कहां से मिले हैं, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो इससे आने वाले समय में तो अन्य ढंग से आपसे पूछ सकते हैं कि शिलालेख कहां से मिले हैं, 8 जगहों से मिले हैं। स्तंभलेख कहां से मिले हैं, लघु शिलालेख कहां से मिले हैं, ये सबका पूरा डिटेल आपको स्टडी करना पड़ेगा। इज इट क्लियर बेटा? तो अगले प्रश्न पर हम लोग पहुंचते हैं। नीचे भारत के 4 पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं, अतिरमपक्कम, भीमबेटका, पिकलीहल और बुर्जहोम। निम्नलिखित में से कौन उत्तर से दक्षिण तक उनके स्थानों का सही क्रम प्रस्तुत करता है? अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बताया बेटा कि आपको स्टडी जो करनी है वो ज्योग्राफी से जोड़ करके करनी है। अब जब आप ज्योग्राफी से जोड़ करके करोगे और आपके दिमाग में इंडिया का मैप बना रहेगा कि चलो ठीक है भाई, एक समझाने के लिए आपको मैंने एक मैप साधारण सा गढ़ दिया। अब इनको सबको पुट कर दो। सबसे पहले बुर्जहोम उत्तर में है, क्योंकि बुर्जहोम जो है वो कहां है, वो है जम्मू कश्मीर में। बुर्जहोम के बाद आप कहां आ जाओगे, भीमबेटका कहां है, भीमबेटका आपको मिलेगी मध्य प्रदेश में। इज इट क्लियर बेटा? तो आप देख लोगे कि कहां है, भीमबेटका इधर है। फिर उसके बाद पिकलीहल कर्नाटका में है, और फिर अतिरमपक्कम तमिलनाडु में है। तो ये तमिलनाडु में है, ये कर्नाटका में है, ये मध्य प्रदेश में है, और ये जम्मू कश्मीर में है। तो ये भी दिमाग में रहे कि जम्मू कश्मीर में है, फिर कहां है, एमपी में है, फिर कर्नाटका में है, और फिर तमिलनाडु में है। तो आप ज्योग्राफी के थ्रू जब पढ़ेंगे बेटा तो सारी चीजें क्लिक होती चली जाएंगी। इसलिए मैप के थ्रू मैं पढ़ाता हूं बच्चों को कि मैप के थ्रू पढ़ने पर बच्चों में सारी चीजें बैठ जाएंगी। और यही नहीं, मैप के थ्रू आप आंसर में मैप का इस्तेमाल कैसे करोगे, इसका भी ट्रिक होता है मेंस में। जो बच्चा आप देखते हो कि सुनते हो कि यार पहली बार में वो एसडीएम बन गया, फर्स्ट रैंक बन गया, या आईएएस प्रॉपर बन गया। क्यों बन गया? वो इसलिए बन गया क्योंकि वो सही स्किल से तैयारी करता है, सही लोगों के मार्गदर्शन में तैयारी करता है, तो उसका उसके बेनिफिट मिलता है। एक प्रश्न हल कर रहे, इससे 10 प्रश्न सही हो रहे हैं आपके, तो पता चला कि पूरा पेपर ही हल कर डाले आप, पीसीएस के और आईएएस का। तो प्रीलिम्स के मैक्सिमम क्वेश्चन तो यूं ही सही होगा। क्यों? क्योंकि हल करने में आपको जो व्याख्या मिल रही है, उस व्याख्या से बहुत सारी चीजों को इंटर रिलेट किया जा रहा है ना, वर्ल्ड वाइड हो जा रहे हैं आप। तो ये बच्चे जो इन सारी बारीकियों को समझ लेते हैं और साधना करते हैं, वो क्लिक कर देते हैं टारगेट को। यही खास बात होती है। तो इन सारी चीजों को हमको अपने दिमाग में रखना है। तो देखो, कैसा भी प्रश्न आए वो आपसे पूछ लेगा। अब बुर्जहोम की जगह ये गुफ कराल कर देता, और गुफ कराल की क्या कहते हैं उसको, भीमबेटका की जगह और जो है पंचमढ़ी कर देता। फिर इधर कर्नाटक में ब्रह्मगिरी कर देता, और इधर अतिरमपक्कम की जगह पल्लवरम कर देता। एक प्रश्न मैंने खुद ही बना के आपको दे दिया, नया ताजा, अभी वो आया नहीं, तो आप फटाफट सेट कर देते, अरे गुरुजी ये तो आपने ऑलरेडी पहले बताया था कि मैंने इस तरह से काम कर लिया। तो स्मार्ट और स्किल स्टडी करना है, बैल की तरह नहीं पढ़ना है। और ये स्किल आप अगर साधना ईमानदारी से आप करें सही डायरेक्शन में, कोई शक्ति आपको नहीं रोक सकती।
तो इस तरह से इन प्रश्नों को हल करते समय माइंड में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए कढ़ाई और राज्य, मतलब ये जो नक्काशियां की जाती थी उनको आप देखो कि कैसे, कहां से क्या होती है। इज इट क्लियर? तो चिकनकारी तो लखनऊ वैसे प्रसिद्ध है, कलमकारी आंध्र प्रदेश में है, और कसूती कर्नाटक में है, कांथा बंगाल में है। इस तरह से आप खुद ही देखो कि आप विकल्प मिला लो, चिकनकारी लखनऊ यानी ए में 2, फिर कलमकारी B4, फिर C1 और D3। अब इसमें होता क्या है, चिकन के जो कुर्ते वगैरह आप पहनते हो वो लखनऊ में बनता है विशेष रूप से। कलमकारी जो नक्काशियां की जाती थी कपड़ों पर वो आंध्र प्रदेश में बनती है, उसको भी आप ध्यान में रखो। और कांथा को भी आप देखो कि बंगाल में जो होता है उसमें भी बारीकियों को, जैसे कपड़े का कई परत बना करके उसके बाद उस पर चिन्हित करके कसीदाकारी की जाती है। तो ये एक तरह से संस्कृत से रिलेटेड है, लोकल, मतलब ये संस्कृति को अर्थव्यवस्था से जोड़ करके देखने का क्वेश्चन है। तो ये सूचनात्मक है, इसको भी आप जो है मेंस में पढ़ोगे डिटेल में, तो ये प्रीलिम्स का अपने आप ही सही हो जाएगा आपका। ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन, इन्हीं को बाद में, अब इन्हीं से आप जो है इनकी नाट्य शैलियों को भी जोड़कर देख लो, तो नाट्य शैलियां इनकी तैयार हो जाएंगी, आपकी इनकी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। इसके अलावा इनके उत्पाद विशेष रूप से इन राज्यों के क्या है, तो एक ही बार में सारी स्टेट को, उनकी स्पेसिफिक जानकारी को दिमाग में आप रख लोगे, इस ढंग से चीजें अपने आप तैयार हो जाएंगी। तो इनको थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात बेटा? अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सूफी संतों का काल क्रमानुसार लगाएं। तो आप देखो कि इन सूफी संतों में सबसे महत्वपूर्ण संत कौन है। आप पढ़ते आए होंगे कि विकल्प एक बार देख लें तो पहले में नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया। तो इनको आप क्रम में लगाने के क्रम में आप ऐसे देखो कि सबसे पहले शेख मोइनुद्दीन चिश्ती आए मोहम्मद गोरी के साथ, और ये अपना खान कहां बनाए, अजमेर में बनाए। तो सबसे पहले इन्हीं को ले लो। फिर इनके बाद जो विशेष रूप से उल्लेखनीय माने जाते हैं वो हैं बाबा फरीद, फरीदगंज करके इनका नाम है, तो बाबा फरीद को ले लो। तो बी विकल्प इजिली आ गया आपके। चौथा आप निजामुद्दीन औलिया के ले लो, इन्हीं के शिष्य जो थे इनको देख लो। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इन सूफी संतों का क्रम आपके दिमाग में आ गया। और यह प्रश्न आईएएस में आ चुका है ऑलरेडी, तो आईएएस का पेपर जो सॉल्व करके दिए होंगे बच्चे वो सही कर लिए होंगे इन प्रश्नों को। इन पे आपको बाकायदे सूफिज्म में डिटेल किया जाएगा, इनकी आइडियोलॉजी। चिश्ती सिलसिला सबसे ज्यादा लोकप्रिय सिलसिला है और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से भारत में शुरू होता है, भारतीय संदर्भ में अगर आप देखो तो। वैसे तो सबसे पहले जो आता है वो शेख इस्माइल है, जो पहले सूफी संत जो भारत आए, लेकिन चिश्ती सिलसिले में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं और इनकी जो दरगाह है वो अजमेर में है, अजमेर में। फिर बाबा फरीद की जो है अजोधन पंजाब में है, निजामुद्दीन औलिया की दिल्ली में है, इनकी भी दिल्ली में है। तो आप इनकी आइडियोलॉजी चिश्ती सिलसिले की क्या थी, ये लोग समा को मानते थे, यानी भक्तिमय संगीत को मानते थे, भक्तिमय संगीत के माध्यम से खुदा से जुड़ने का प्रयास करते थे। इस तरह से इनको हम देखते हैं कि कैसे ये खुदा से अपने को जोड़ते थे। इसके अलावा एक और चीज खास बात है जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है बेटा, कि चिश्ती सिलसिले के लोग राज्य से दोनों शब्द लिख सकते हैं कि सहयोग नहीं लेने में विश्वास करते थे। राज्य के सहयोग नहीं चाहिए, ये मुफलिसी में, गरीबी में, त्याग में, वंचना में या जीने में विश्वास करते थे, भोग में विश्वास नहीं करते थे। ये चिश्ती सिलसिले की एक खास बात है। लेकिन ध्यान रखो, यहां थोड़ा सा मैं आपको अंतर भी कर देता हूं। उत्तर भारत में तो ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से लागू थे, लेकिन जब ये दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला गया, बुरहानुद्दीन गरीब नवाज के नेतृत्व में दौलताबाद को उन्होंने केंद्र बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बच्चों,
तो ये दक्षिण के चिश्ती सिलसिले ने राज्य से सहयोग लेना शुरू कर दिया। तो प्रश्नों को बारीकी से देखेंगे आप कि पता चला चिश्ती सिलसिले के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। ये राज्य के पूर्ण रूप से राज्य के सहयोग के विरोधी थे, ठीक है। उसी में जोड़ दिया कि दक्षिण में राज्य के सहयोगी थे, तो गलत नहीं हुआ। तो आपको कॉन्सेप्ट, इनके कैरेक्टर्स जानने होंगे, इनकी खास बातें क्या है। इसके बाद एक सुहरावर्दी आता है, वो पूरी तरह से राज्य से सहयोग, भोग विलास, मौज मस्ती, संपन्नता में विश्वास करने वाला। बहाउद्दीन जकारिया जो सुहरावर्दी सिलसिले के थे, उनके बारे में तो कहा जाता है वो बहुत अमीर सूफी संत थे। जो भी दान दक्षिणा मिलता था खूब आराम से लेते थे और मौज करते थे। तो अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी है सूफी संतों की, वो आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरह से इनके क्रम को हम देख सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भक्ति संत नामदेव के बारे में से कौन कथन सत्य है? आप जानते हैं कि नामदेव महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ संत ज्ञानेश्वर के द्वारा, पांढरपुर के विठोबा के ये सब पुजारी थे, इन्हीं के ये शिष्य थे नामदेव। तो संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, उसके बाद एकनाथ, तुकाराम, रामदास, ये सब महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण संत हैं जिन्होंने महाराष्ट्र धर्म को विकसित किया। इन्हीं के प्रयासों से महाराष्ट्र में एक राजनीतिक चेतना आई और उस चेतना को मूर्त रूप दिया एक साम्राज्य के रूप में महाराजा शिवाजी। इस तरह से इनको हम देखें। अब देखिए इसमें क्या पूछा जाता है। भक्त संत नामदेव के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? पंढरपुर के विट्ठल को पूछते थे, बिल्कुल सही पूछते थे। वे गुजरात से थे? नो, ये महाराष्ट्र से थे, महाराष्ट्र थे। जब भक्ति आंदोलन आप पढ़ोगे तो डिटेल में आपको बताया जाएगा सभी संतों के बारे में। तो ये क्या थे? गुजरात से नहीं थे, तो ये तो खारिज हो गया। अब इसमें चूंकि कई विकल्पों को जोड़ कर दिया है, तो आप एक अगर गलत पकड़ लिए तो आप इसी से एकदम सही कर दोगे। तो दूसरे को जहां जहां जिसमें जिसमें दूसरा है उसको आप खारिज कर दो। आप देखो, ये खारिज हो गया, ये खारिज हो गया, ये खारिज हो गया, 3 खारिज हो गए, सी विकल्प आ गया। मतलब एक सही जानकारी बेटा यदि आपको है तो आप क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर लोगे और सारी चीजें सही ही हैं। तो इस तरह से ये महाराष्ट्र के संत थे। संत ज्ञानेश्वर उनके गुरु थे जिन्होंने ज्ञानार्थ दीपिका लिखी थी, या गीता पर भावार्थ दीपिका, संत ज्ञानेश्वरी भावार्थ दीपिका नाम से टीका लिखी थी। इस रूप में ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस तरह से इनको हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अकबर के आदेश के तहत हमजानामा के प्रमुख चित्रकार कौन थे? दास्ताने अमीरे हमजा नामा इसका पूरा नाम है। हमजानामा ये मोहम्मद साहब के चाचा थे। अकबर के काल में बेटा जो चित्रशाला शुरू हुई, जिसे आप चित्रकारिता का उद्योग भी आप कह सकते हो, तो जो चित्रशाला शुरू हुई अकबर के काल में, उसमें अब दास्ताने अमीरे हमजानामा पर बहुत सारे चित्रों को बनाया गया। सैकड़ों पांडुलिपियां इसमें, सैकड़ों चित्र इसमें बनाए गए, विभिन्न रंगों का प्रयोग किया गया। और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मीर सैयद अली, जिनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था, और अब्दुस समद को भी। तो इनमें क्या है कि अगर आप देखो तो सैयद अली और अब्दुस समद ये दोनों प्रमुख चित्रकार थे। अकबर के काल में इनकी अच्छी महती भूमिका रही चित्रकारिता के केस में। और यही नहीं, अब्दुस समद को तो आप देखो कि सीरी कलम की उपाधि दी गई थी और इसको नादिरुल अस्र की उपाधि दी गई थी सैयद अली को। तो ये लोग, अब्दुस समद को बाद में टकसाल का भी प्रमुख बनाया था अकबर ने। इन दोनों के सहयोग से दास्ताने अमीर हमजानामा का ये किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखो बेहजाद का उल्लेख जो है बाबर कहता है कि वो बहुत अच्छा चित्रकार था, लेकिन उसकी आलोचना भी करता है। मुल्ला दोस्त मोहम्मद ये बाद में। दसवंत और बसावन के बारे में भी कहा जाता है बहुत अच्छे। दसवंत अग्रणी चित्रकार था, बाद में इसने आत्महत्या कर ली थी। बसावन भी सूक्ष्म चित्रकारिता में आप देखिए कि उसका चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि एक रेगिस्तान में कृष्ण काय घोड़ा, मजनू का चित्रण, इसके बहुत अच्छे चित्रकारिता शामिल है। बिशन दास को
जहांगीर के काल का चित्रकार माना जाता है, ये भी गया था ईरान के शाह का चित्र बनाकर लाने के लिए। और जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये भी एक भविष्य का प्रश्न बन गया आपको। मनोहर भी चित्रकारिता में सिद्धस्त था, लेकिन प्रश्न में जो हमजानामा है उसमें यही सही है। तब एक तरह से देखो, एक प्रश्न सही करने से 10 इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित है? जात सवार, बरकत फना, नामुस दिन, पेशकश नजर। यही सही है, जात और सवार। मुगल प्रशासन में ये मनसबदारी एक सिविल संस्था थी, या इसको हम कहें कि ये नौकरशाही थी। इसको अकबर ने शुरू किया था मुल अब्बा सईद की प्रेरणा से, और ये एक नौकरशाही थी। इसमें जात और सवार दो शब्दों का प्रयोग किया गया। जात से दर्जा निर्धारित किया जाता था और सवार से सवारों की संख्या, कि कितने घोड़े, कितने हाथी और कितने पैदल रहेंगे आपके साथ। तो इस तरह से जात और सवार दर्जे से आपका वेतन निर्धारित होता था कि कितना आपको वेतन मिलेगा। और इसमें यदि जात और सवार, यानी जात बराबर सवार, तो ये प्रथम श्रेणी का मनसबदार होता था। जात सवार के आधे से ज्यादा था तो द्वितीय श्रेणी का होता था। जात सवार के आधे से कम होता था तब ये तृतीय श्रेणी का मनसबदार होता था। तो इस तरह से मनसबदारी व्यवस्था जो मुगल कालीन शासन प्रशासन का मूल आधार थी, जिसको अकबर ने इंट्रोड्यूस करके एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। एक प्रशासनिक कुशलता, प्रांतीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन के बीच एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया और इससे एक बड़े साम्राज्य को स्थिर रखा, मजबूत रखा। इस रूप में ये उल्लेखनीय मानी जाती है। तो इस तरह से हम इनको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पित्रादिरा किससे संबंधित है? या दक्कन में प्रचलित एक वस्त्र डिजाइन था? नो। संगमरमर या बलुआ पत्थर में नक्काशी किए गए, खुदाई में रखे गए रंगीन सख्त पत्थर, सुंदर अलंकृत पैटर्न। बिल्कुल यही सही है, बी सही है, क्योंकि ये एक रत्नों को पत्थरों में जड़ करके खूबसूरती उकेरने वाली तकनीक थी, डिजाइन थी ये। तो पित्रादिरा शैली का प्रयोग हम मुगल काल में देखते हैं, और स्पेशली सबसे पहले हम देखते हैं कि नूरजहां के पिता एतमादुद्दौला के मकबरे में, जो आगरा में है, जहांगीर के काल में। बाद में इसकी सुंदरतम रूप इसको हम ताजमहल में देखते हैं कि व्हाइट संगमरमर पर अगर आप देखोगे कितनी सुंदर नक्काशी की गई है, हीरे जवाहरात सोने वगैरह इसमें जड़े जाते थे। इस तरह से ये पित्रादिरा एक शैली है जो विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी जाती है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से इनको देख सकते हैं। यंत्र नहीं जब ये आई है तो आप खारिज कर दोगे इजिली, और इसको आप डिटेल में पढ़ोगे, जब मुगल शैली पढ़ोगे तो आपको समझ में खुद ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे मुगल काल में शैलियां पित्रादिरा के रूप में पत्थरों के भवनों में जहांगीर के काल से सुंदर रूप में उकेरी जा रही हैं। ये विशेष रूप से मुगल कालीन वास्तु स्थापत्य कला शैली का सुंदर पक्ष है। यद्यपि कुछ लोग कहते हैं कि उदयपुर के गोल मंडल में हमें इसका प्रमाण मिलता है पित्रादिरा का, लेकिन मध्यकालीन संदर्भ में अगर आप देखो तो ये हमको जहांगीर के काल से मिलता है। स्पेशली जहांगीर की पत्नी नूरजहां के पिता एतमादुद्दौला के मकबरे से दिखाई देता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एंशिएंट और मेडिवल के क्वेश्चन को हल किए हैं। अगले में हम लोग मॉडर्न इंडिया और जो हरियाणा स्पेशल के प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तो इनका आप आनंद लें, व्यू पॉइंट डेवलप करें बेटा, डिसीजन मेकिंग को स्ट्रांग करें, और इनसे बहुत सारी चीजों को सीख करके आप देखो कि कैसे मैं मेंस में इसका फायदा उठा सकता हूं। तो हर वीडियो का आप लाभ लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।